तो आज हमारे साथ जगमोहन की वाइफ जो है, पूरी फैमिली मिलकर ये स्कैम करने के लिए कैसे सोचा। तो एक घर में बहुत दिक्कत होता है। तो ये पूरा प्लान किसका होता है? दादी का। अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा आएगा। अब तक मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कितना आपने ऑडिशन दिया होगा? काउंटेबल नहीं है। कभी ऐसा लगा कि कल्याणी यार छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री नहीं होगा, वापिस आ जाते हैं, कुछ और करते हैं, जॉब कर लेंगे 8 घंटे वाला? अभी तक तो नहीं लगा। कल्याणी, आप पंचायत सीजन 3 के पहले आपने क्या क्या? मैंने एक शो किया था सोनी टीवी के लिए, तो रंगोली मिला, और अभी 2 फिल्में और की हैं, एक अपकमिंग है मेरी, और एड्स मैंने काफी किए। महिलाओं को लेकर क्या चैलेंज है बेसिकली बॉलीवुड में? मतलब महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तू ये काम कर, तू जो कहेगी। किस लड़की को नहीं आता होगा। 90% लोग आपको कहीं ना कहीं गलत मिलते हैं, फेक ऑडिशंस भी होते हैं। तो आज हमारे साथ जगमोहन की वाइफ जो है कल्याणी खत्री जी, आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। तो आपने पूरी फैमिली मिलकर ये स्कैम करने के लिए कैसे सोचा? एक घर तो था मिला था सरकार की तरफ से। हाँ, जैसा कि आपने पूरी सीरीज में देख ही लिया होगा कि जगमोहन के पास सिर्फ एक ही कोठली वाला घर है। उसी में किचन है, वहीं सोते हैं। एक एक हमारे पास एक छोटी सी चौकी जिसको बोलते हैं, लग काट वही है। तो एक घर में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि 4 परिवार हैं हम लोग, मैं, जगमोहन, हमारा बच्चा और हमारी जो दादी जी। तो 4 लोग एक छोटी सी कोठली में रहते हैं। तो दादी जी का ये मानना होता है कि मेरे वजह से कितना दिक्कत हो रहा है, तो हम जाते जाते अपने पोते को कुछ दे के जाए। इसीलिए वो ये स्कैम शुरू करवाती है अपने पोते और अपनी पोत बहू से, जबरदस्ती कि तुम लोग करो, और मतलब एक घर मिलेगा तो तुमको कुछ अपने, मतलब मरने से पहले तुम्हारे नाम करके जाएंगे। तो उनका ये मानना रहता है, और इस वजह से ये स्कैम शुरू होता है। तो ये पूरा प्लान किसका होता है, दादी का? दादी का तो पूरा। दादी ने बताया होता है कि जगमोहन और आपको कि ये हम प्लान कर रहे हैं और ऐसे मकान हम हाँ, लेंगे। बिल्कुल, वो उनका पूरा स्कैम रहता है कि ऐसे करेंगे तभी हमें घर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक घर है। तो हमें तो कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं जगमोहन की वाइफ हूँ, तो मैं अलग से अप्लाई करने जाऊंगी तो वो पॉसिबल है नहीं। तो उनको पता है कि वो वैसे ही मिलेगा अगर उनको घर से निकाल दिया जाए। तो पहले तो बिना ड्रामा किए हम नाटक करते हैं, चुपचाप उनको घर से वो निकल जाती हैं। लेकिन ये बात तो जग जाहिर हो जाती है कि ये झूठ है, तो फिर ड्रामा करना पड़ता है, प्रॉपर उनको निकालने का ड्रामा, लोगों को सुनाने का कि हाँ भाई हमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। कल्याणी, तो पंचायत ये तो सीजन आपने 3 देखा में। ही हाँ बिल्कुल। पंचायत सीजन 3 में मतलब है। जो टीवीएफ का ये एक बहुत बड़ा वेब सीरीज है। टीवीएफ, अब टीवीएफ जो अपने आप में बहुत बहुत। बहुत बड़ा नाम है। तो आपको एंट्री कैसे मिली पंचायत सीजन 3 में? एंट्री, देखिए, जैसे कि सबको पता है, मुंबई में हर जो भी आते हैं जिनका गॉडफादर नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी ट्रू। हम हम्म। हर जगह बहुत ऑडिशन देते हैं बहुत। तो कोविड के बाद थोड़ा ज्यादा इजी हो गया है, हम घर से बना के सेल्फ टेस्ट भेजते हैं। काफी फिल्मों के लिए भी दिया, इवन मैंने दृश्यम के लिए भी ऑडिशन दिया था। और मुझे याद है मैं शॉर्टलिस्टेड हुई थी एक कैरेक्टर के लिए। विक्की सिडाना इसकी कास्टिंग कर रहे थे। दृश्यम इज अ बिग फिल्म अजय देवगन की, बट उसमें फिर उन्होंने वेल नोन फेस ले लिया, नेहा जोशी। तो हम्म, बट कोई नहीं, हमारा काम है करते रहना। तो बिल्कुल। इसके लिए कास्टिंग वे में ऑडिशन चल रहा था, और ऑडिशन देने के लिए जैसे सब जाते हैं, तो मुझे पता चला कि वहां पे ऑडिशन चल रहा है कास्टिंग वे में पंचायत का। तो जब हम्म, मैंने पूछा, वहां पे एक मेरा फ्रेंड काम करता था, सचिन, और सहज भदौरिया करके कास्टिंग डायरेक्टर है। उनको हम्म, मैंने पूछा कि सारे कैरेक्टर की कास्टिंग हो गई क्या? तो उन्होंने बोला आपने बहुत बाद में पूछा है, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर हो गए हैं, सिर्फ एक बचा है। एक और वो विधायक की लड़की शायद बची थी। तो उन्होंने कहा कि 2 कैरेक्टर हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ऑडिशन दे दो। 8 को मैंने पूछा, और 9 को मेरा बर्थडे था, 9 मई को, पिछले साल। तो 9 मई को मेरा बर्थडे था, एंड इट इज वेरी लकी फॉर मी कि 9 नंबर इज वेरी लकी फॉर मी ऑल्सो। तो मेरे को जैसे पता चला 9 को मेरे को ऑडिशन देना, तो मैं तो खुश थी। मुझे पता कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग आती है ना कि ये नंबर भी मेरे लिए लकी है, मेरा बर्थडे डेट है। हम्म। तो मैं गई, ऑडिशन दिया मैंने, and वही 6-7 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि शॉर्टलिस्टेड, प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा। मैंने कहा बस ये सुनना था, ये सुनने के लिए कान कितने टाइम से तरस रहे थे। बट ये है कि कास्टिंग पे, और सबसे बड़ी बात में टीवीएफ की एक और चीज मुझे अच्छी लगती है कि टीवीएफ ये नहीं देखते कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तभी आपको लेंगे। वो ये देखते हैं कि उनका जो कंटेंट है वो स्ट्रांग है। किसी मिलियन वाले फॉलोअर्स को लेके, या फिर होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वेल नोन फेस लेंगे तो हमारी सीरीज चल जाएगी। उन्हें इससे मतलब नहीं होता, वो नए लोगों को मौका देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और टीवीएफ ने स्टार्टिंग से ये चीज की है।
हम्म। तो ये सारे प्रोडक्शन हाउस को करना चाहिए, ताकि जो नए लोग आते हैं दूर दराज गांव से उठ के, छोटे छोटे शहरों से आके अपने सपनों को लेके, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। पर सब नहीं करते ना। नहीं, ये सबसे अच्छी बात है कि टीवीएफ के मतलब जो भी कलाकार दिखते हैं टीवीएफ में, जो भी हाँ। यूट्यूब पर सीरीज हैं, उनमें एक्टर की पोटेंशियल देखी जाती है। जो भी एक्टर बिल्कुल। और वो नहीं कि वेल नोन चेहरा है, जैसे विनोद को ही कौन जानता हाँ, था, कोई नहीं जानता था, बिल्कुल। जानता था, बट वो पोटेंशियल था। ठीक है। अब बिल्कुल। जो जैसे जगमोहन का किरदार हुआ, आपकी आपका जो किरदार हुआ, वो 2 ही एपिसोड में आप लोगों, लेकिन एक छाप छोड़ गया है। बिल्कुल। यार ये तो जगमोहन वो की बात। लिखते भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से है ना, एक्चुअली चंदन सर जो राइटर है, वो लिखते भी मतलब हर कैरेक्टर को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। और मुझे तो चलो उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला, क्योंकि गांव की बहुएं कम बोलती हैं। हाँ, जो डेफिनेट। एक मानना होता है, आमतौर पे मानना होता है कि बहू कम बात करती है, तो इसीलिए वो मैंने पूछा भी था चंदन सर से, सर इतने कम डायलॉग क्यों है इसकी वाइफ के? तो बोलते हैं लड़कियां कम बोलती हैं गाँव में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली वो लिखते कमाल का है। और जब आपको राइटर ऐसे मिले और कहानी ऐसी दमदार हो, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताती हूँ, जो डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा सर पंचायत के, वो ना बिल्कुल फ्रीडम देते हैं हमें सेट पे। मतलब वो नहीं बोलेंगे कि आप कट टू कट लाइन बोलो, नहीं आप ऐसे ही बोलो, नहीं। वो बोलते हैं आप उस कैरेक्टर में हैं, आपने वो ड्रेस पहना है, आपने वो आप वो फील कर रहे हो, आप उस स्पेस में हो, मैं नहीं हूँ। तो आपको जो फील होता है आप वो करिए। तो बहुत अच्छा लगता था ये चीज सुन के, यार इतने अच्छे लोगों के बीच। ये भी लगता है ना कि आप जब कैरेक्टर में ढल गए, कैरेक्टर अपने आप आ जाता है। अगर आप हम्म। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लेकर डायलॉग डिलीवरी कर रही हो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि अरे वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। अब और एक्टिंग। कैरेक्टर में ढल जाना, जैसे अभी मैं जो कल्याणी को देख रहा हूँ और जो मैंने सीरीज में कल्याणी को देखा, वो टोटली डिफरेंट है, मतलब कोई नहीं पहचानेगा। वो गांव की एक औरत जो घर में रही है, और मैंने अभी स्टार्ट में ही बोला कि मैं तो पहचान नहीं रहा हूँ कि ये कौन है। तो ये हम्म। थोड़ा सा मतलब टीवीएफ, और जैसे आपने दीपक कुमार मिश्रा की बात की, तो मैंने भी बहुत लोगों से बात की, तो उनका वो जो डायरेक्शन को लेकर जो आपने बात की ना, वो मुझे पसंद आया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काबिले तारीफ है। अब आते हैं सीधे पंचायत पे ही। जिस तरीके से आपका हम्म। शूटिंग चला, कितने दिन तक शूटिंग चला? मेरा जो शूटिंग था वो 5 डेज का था ओनली। और बाकी जगमोहन का 6 दिनों का था। ऐसे मतलब डेट्स डिसाइडेड होते हैं, क्योंकि वो एक लोकेशन पे जितने आर्टिस्टों के साथ शूट करना होता है, एक टाइम पे वो लोकेशंस होती है, तो वो उतने दिन में निपटा देते हैं। मैं आई थिंक 2 बार गई भोपाल। एक बार गई थी पहले 2 दिन के शूट के लिए वापस, एक बार 3 दिन के लिए गई थी। तो मेरा 5 डेज का शेड्यूल था। हाँ। अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस सीरीज के बाद? रिस्पॉन्स तो मतलब मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा आएगा। इनफैक्ट मेरे होम टाउन से तो वैसे मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे जानते ही हैं। लेकिन बाकी जगहों से भी इतना ज्यादा प्यार आ रहा है। आप इंदौर कब आ रही हैं, आप बनारस कब आ रही हैं, प्लीज बताइएगा। तो सच में ऐसा इतनी खुशी हो रही है कि यार मतलब लोग इतना ज्यादा देख रहे हैं। मैंने सोचा था ठीक है मेरा कैरेक्टर जगमोहन की वाइफ का है, तो लोग इतना इतना नोटिस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं था। पर ऑनेस्टली लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ आप एकदम गांव की बहू लग रही हैं, बहू को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार लोग सच में इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। वो इवन पूरी जगमोहन की फैमिली को, अम्मा जी को या जगमोहन को काफी स्पेस मिला है बहुत कुछ करने के लिए। थोड़ा इमोशनली भी उसका ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी दादी के प्रति बहुत अटैच है। मैं तो फिर भी, मेरी तो सास हुई एक तरह से, पर उसके उसके लिए भी स्पेस उसको ज्यादा मिला है। तो पूरी फैमिली को इनफैक्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और तभी तो मैं सामने हूँ आपके। ये भी तभी तो डेफिनेट मैं, डेफिनेट। हाँ, तभी तो मैं सामने हूँ आपके। मुझे किरदार पसंद है, मुझे लगा कि हाँ बात करनी चाहिए कल्याणी से, तो मैंने आपसे बात की। बिल्कुल। कल्याणी, आप पंचायत सीजन 3 के पहले आपने क्या क्या किया, थोड़ा इससे डिटेल में बताइए। इसके पहले अगर मैं सबसे पहले बताऊं, जब मैं बॉम्बे आई थी, तो मैंने यहाँ पे प्ले किए 2-4। और प्ले करने के बाद फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। तो सबसे पहले मैंने एक शो किया था सोनी टीवी के लिए, लेडीज स्पेशल शो का नाम था। और उसमें मेन लीड थी गिरजा ओक, जिन्होंने भी जवान में काम किया है शाहरुख खान जी के साथ। अच्छा उन्होंने मतलब आई थिंक मुझे लगता है तारे जमी पे भी किया था आमिर जी के साथ। तो वो एक शो मैं करती थी, उसमें मेरा नाम भी कल्याणी था। वो मैंने पूरे आई थिंक 7-8 एक साल वो शो चला था, तो हमारा कुछ 9 महीने का उसमें शेड्यूल था।
तो वो करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं टीवी नहीं करती हूँ। तो मैं टीवी छोड़ के अब सिर्फ वेब और इसमें फोकस करूँ, क्योंकि वो क्रेज आना शुरू हो गया था वेब और फिल्मों का। फिर ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर मुझे रंगोली एक्चुअली मिला, और रंगोली मेरा फेवरेट शो था। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा के साथ बैठ के टीवी देखती थी हर संडे, और रंगोली पे गाने आते थे पुराने जमाने के, और मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन हूँ, कथक डांसर भी हूँ। तो मैं उस गाने पे डांस करती थी और मेरे पूरे फैमिली वाले बहुत एंजॉय करते थे। तो जब रंगोली मुझे ऑफर हुआ होस्ट करने के लिए, तो मैं सरप्राइज थी कि मैं सच में वो वाला रंगोली है या ऐसे कोई कोई रंगोली होगा। फिर जब मुझे दूरदर्शन के इस पे सेट पे बुलाया गया, यहाँ वर्ली में ऑफिस है दूरदर्शन का, मेन ऑफिस, वहां जब गई तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी आवाज हमें पसंद आई है, आप होस्ट करें रंगोली। और फिर वहीं पे उन्होंने एक छोटा सा मॉक टेस्ट ले लिया मेरा, तो रंगोली मिला। और रंगोली करने के बाद फिर कोई एक शो नहीं किया, अभी 2 फिल्में और की हैं, एक अपकमिंग है मेरी, प्रतीक गांधी जी उसमें मेन लीड है, और हम्म, वो फिल्म है ज्योतिबा फूले। उसमें हम्म, मैंने कैरेक्टर प्ले किया है मुमताज का। तो हम्म, आई थिंक वो थिएटर रिलीज है तो जल्दी ही आ जाएगी। और एक फिल्म मैंने की है इन बिटवीन, एक फिल्म है जिसका नाम है TTF द तलाक फाइल्स। तो वो पोस्ट पूरी हो चुकी है, अब देखते हैं रिलीज कब होती है। और एड्स मैंने काफी किए, केशमैक्स आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, मंगलम क्लाउड किचन, पैशन एक्टिंग इंस्टीट्यूट, डाबर फेम ब्लीच, तो एड्स वगैरह करती रहती थी। होस्टिंग मैंने काफी की, क्योंकि चूंकि मेरी हिंदी बहुत शुद्ध थी, तो जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ, जैसे शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मिफ होता है, तो जो रेड कार्पेट होता है वो पूरा दूरदर्शन कवर करता है। तो हम्म। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप होस्ट करिए हमारी तरफ से, उनके मैं इन हाउस आर्टिस्ट हो गई हूँ दूरदर्शन की। तो जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है वो जरूर मुझे बुलाते हैं, थैंक्स टू अमित सर, अमित कुमार, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, वो इन हाउस प्रोड्यूसर है दूरदर्शन में। तो मैं करती रहती हूँ। और ये सब करते करते धन पंचायत के लिए और भी बाकी सारे बहुत सारे फिल्मों के लिए तो ऑडिशन तो हम देते ही रहते हैं। अब तक मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कितना आपने ऑडिशन दिया होगा, मतलब है कि ऑडिशन काउंटेबल है? काउंटेबल नहीं है, मतलब सच में याद नहीं रहता, मतलब कितने ऑडिशन दिए होंगे मैंने, गिनती नहीं है। मतलब अब जब से कोविड खत्म हुआ है तो फिर हम जाना तो बहुत बंद हो गया, तो सेल्फ टेस्ट ही घर से बना बना के भेजती हूँ, पर कितने बनाए होंगे याद भी नहीं है। मतलब बहुत ऑडिशंस बनाए, बहुत जगह शॉर्ट लिस्टेड हुई हूँ, इतनी खुशी होती है शॉर्ट लिस्टेड का जब कॉल आता है। इवन दृश्यम के लिए जब मैंने ऑडिशन भेजा था, उसमें मेरा एक फ्रेंड आकाश राय उस वक्त विकी सिडाना को असिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि दृश्यम के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने उस वक्त मैं कुछ शूट कर रही थी, शूट से आने के बाद मैंने 1 बजे रात को ऑडिशन बना के भेजा था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम्म। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट मेहनत हम हमेशा करते रहते हैं। आ, इतने साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आ, हाँ। कभी ऐसा लगा कि कल्याणी यार छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री नहीं होगा, वापिस आ जाते हैं, कुछ और करते हैं, जॉब कर लेंगे 8 घंटे वाला? अभी तक तो नहीं लगा, मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं बॉम्बे आई हूँ ना, मैंने अपने ग्राफ को ऊपर जाते ही देखा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं चूंकि यहाँ पे सेंसर बोर्ड जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया, उसकी भी पैनल मेंबर हूँ। तो मैं पार्ट टाइम पे भी सिर्फ फिल्म देखती हूँ, क्योंकि हमें फिल्म देखने के लिए यहाँ पे CBFC में बुलाया जाता है। तो हम्म। इन 2 सालों में अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में मैंने सेंसर की, ऊपर वाले के आशीर्वाद वो बुलाते रहते हैं। लेकिन मेरा ना फिल्मी ही जगत से जुड़ा रहा है पूरा जो सफर है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्म छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसको वक्त नहीं लगा है, सबको लगा है, और अपना कोई ऐसा नहीं है कि कोई गॉडफादर है जो हमें बुलाएगा और तुरंत बोलेगा आ जाओ संजय लीला भंसाली के फिल्म में तुमको काम देते हैं। तो ऐसा है नहीं। हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश जाएगा। करनी पड़ेगी। और इसीलिए मेरा ये मानना था, नहीं बस करते रहूंगी, ऑडिशन देती रहूंगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर क्लिक होगा। और ये पंचायत है जिससे मौका मिला, थैंक्स टू TVF, थैंक्स टू दीपक सर, कास्टिंग पे एवरीवन जिन्होंने भी हेल्प की है मेरी। एक महिलाओं को लेकर मेरा सवाल है, जैसे हाँ। घर से निकल, घर में हम्म। एक प्रॉब्लम होता है कि कैसे वो बाहर जाएगी, क्या करेगी, ठीक है, पेरेंट्स का एक डर होता है। फिर उसके बाद वो अगर कहीं जॉब कर रही है तो वहाँ भी उसके साथ एक चैलेंज होता है। उसी तरह से आप हम्म। इंडस्ट्री में हुआ, कौन सा भी चैलेंज लगा कि यार बहुत टफ है, ये मतलब कि नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा मुश्किल वाला लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? कभी लगा कि ये तो अच्छा, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था, मेरे साथ हो गया? मतलब लाइफ को लेके कभी ऐसा फील हुआ हो? महिलाओं को लेकर क्या चैलेंज है बेसिकली बॉलीवुड में? महिलाओं को लेकर, ओके। फर्स्ट तो मुझे जब से मैं आई बहुत ऑडिशन हमने दिए। हमें 2 चीज का मतलब महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना
रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये तो पता है कि हमें मतलब कहाँ जाना है, किससे हम्म, मिलना है, क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कहाँ नहीं जाना है और हम्म, किनसे नहीं मिलना है। और ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये पता हो जाए ना कि हाँ मतलब हम ये काम करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए इतना ज्यादा अच्छा हो। हम्म, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आती है ना, नई नई, उन्हें लोग मतलब चूंकि मैं एनएसएस वॉलंटियर रही हूँ तो मैंने बहुत देखी है दुनिया। साउथ कोरिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो लोगों को सुना बहुत है। तो हम्म, मुझे ये पता था कि मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना है। इनफैक्ट जो लड़कियां नहीं आती हैं छोटे टाउन से, यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि झूठ बोलकर उनसे हम्म, झूठ बोला जाता है कि इसके लिए सीरीज बना रहे हैं। तो वो पूछती भी होंगी, मे भी शायद पूछती है, नहीं पूछती हैं। हम तो सबसे पहले पूछते हैं कि अप्रूवल है क्या, कैसे बना रहे हैं आप लोग, कहाँ रिलीज करेंगे, डायरेक्टर कौन है। तो वो पूछते नहीं और वो काम करने सीधा चले जाते हैं। हम्म, और वो काम बाद में गलत इम्पैक्ट आता है। जैसे कि आप, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे यहाँ पे बोल्ड कंटेंट बनाने वाले ओटीटीज हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। हम्म, तो वो लोग जो मेकर्स हैं ना, वो भी कई बार ऐसे ही लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी पता होता है, बहुत सारी लड़कियां जानबूझ के भी करती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब ऐसे इनोसेंट होती हैं, पर कई लोगों को मैं जानती हूँ जो ऐसे इनोसेंट हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन से किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, और वो उस पर काम करती हैं, और बाद में आने के बाद उनका करियर खराब हो जाता है। और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आई है, उन्हें सच में नहीं पता, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास कॉन्टैक्ट नहीं है। और हम्म, वो काम कर रही हैं और काम करने के बाद सडनली देखती हैं कि यार ये तो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो उसकी इमेज खराब हो जाती है। उसके बाद फिर उसको कभी कोई अच्छा काम नहीं मिलता। और दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब मेल के साथ ऐसा बहुत कम होता है कि अगर उन्होंने किसी बोल्ड सीरीज या किसी में काम किया है तो उनको कोई अच्छा काम ना मिले, लेकिन जो फीमेल्स है ना, उनके साथ होता ही होता है। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो वो जैसे झेलते हुए आपने महसूस। बोला कि वो उन्हें नहीं पता होता है, वो फंस जाती है, तो क्या शूट के हाँ, दौरान पता नहीं चलता कि ये किस तरीके का मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, किस तरीके का मैं काम कर रही हूँ? नहीं, शूट के दौरान पता चलता है। देखिए, शूट के दौरान मेरी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक लड़की को मैं जानती हूँ जिसने काम किया और अभी काफी काम कर रही है इंडस्ट्री में, पर वैसे ही उसके वर्क मिल रहे हैं। तो मैंने पूछा था, शूट के दौरान नहीं पता चलता है आप लोगों को? पता चलता है, लेकिन ऑन सेट एज प्रोफेशनल आप, मतलब अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आप वहां मना नहीं कर सकते सेट पे, हम्म, क्योंकि वो प्रोडक्शन का पूरे दिन का कॉस्ट, उनकी पूरी टीम, टेक्नीशियंस, लाइट, एवरीथिंग, वो आपसे मांगेंगे। आप कहाँ से दोगे? मतलब आप ऑन द स्पॉट नहीं मना कर सकते कि मैं नहीं करूंगी, या तो आप पूरी डिटेल। इसलिए जो भी लड़कियां आती हैं जो मेरे कांटेक्ट में आती हैं और दूर से आई, मैं उनको सबसे पहले यही समझाती हूँ कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस, इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर आपको सामने से कांटेक्ट करता है कि आपको ये शूट करना है, तो आप उनसे पहले पूरी डिटेल लो कि हम्म, डायरेक्टर कौन है, क्योंकि वो आपका हक है। आप हम्म, कहीं भी जॉब करने जाओगे तो आप कंपनी की प्रोफाइल तो पूछोगे ना, तो फिर आप यहाँ भी पूछो कि डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन कौन है, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, और पहले स्क्रिप्ट मंगवाओ। हम्म, क्योंकि बाद में वो स्क्रिप्ट देते हैं ना, सेट पे जाने के बाद स्क्रिप्ट देते हैं, तब आप पढ़ते हो कि अरे ये कैरेक्टर है मेरा, अरे ये डायलॉग बोलना पड़ेगा मुझे। तो ये बहुत बहुत हर्ट करता है बाद में जब वो चीजें सामने आती है लोगों की, लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, उसको लगता है अरे ये तो ऐसी ही लड़की है, हम्म। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। अच्छा तो कल्याणी, ये बहुत बड़ा चैलेंज एक है। हम्म। हटके क्वेश्चन है। कल्याणी कभी हम्म। कभी ऐसा ऑफर आया कि तू ये काम कर, ठीक है, तू जो कहेगी हम्म। वो मैं करने के लिए तैयार हूँ? किस लड़की को नहीं आता होगा, मुझे पूछिए। आया? बहुत लड़कियों को आते हैं, हाँ। और ये डायरेक्ट आपको फेस टू फेस नहीं आएंगे, आपको किसी किसी के थ्रू आप पूछोगे कि किस कास्टिंग वाले ने आपको मेरा नंबर दिया। हाँ, आपके कोई वेल विशर्स ने आपका नंबर दिया है, तो उनको सीधे ब्लॉक करने का, कुछ नहीं करने का। एक हाथ जोड़ के इमोजी बनाई है अभी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में, बड़ी अच्छी लगती है, वो चिपका देने का और उनसे बात नहीं करने का। मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं होता है, वो सिर्फ आपके इनोसेंट होने का फायदा उठाना जानते हैं ऐसे लोग। और तो काम वैसे लोगों से दूर रहना ज्यादा है। हाँ, अगर अगर कोई चल भी जाता है तो क्या काम मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है, मुझे नहीं लगता। देखिए, 90%, 100% में से 90% लोग आपको कहीं ना कहीं गलत मिलते हैं, पर 10% लोग की वजह से इंडस्ट्री चल रही है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि है गलत, बहुत लोग गलत हैं। लेकिन आपको कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए। वो सब मुझे लगता है, जैसे अगर कोई भी आपको गड्ढा दिख रहा है, आपको कूदना है या नहीं कूदना वो आपके ऊपर है। आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि अंदर अगर खजाना भी पड़ा है तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है भाई, हम ऊपर ही ठीक है। तो वो चीज सामने वाले के पास अगर हो तो बेटर है।
हमें भी आते हैं, बहुत सारे सुने हैं। अब नहीं आते, स्टार्टिंग में मुझे बहुत आते थे। मतलब पता नहीं कौन कास्टिंग वाले, क्योंकि हम हर कास्टिंग वालों को अपनी प्रोफाइल सेंड करते रहते थे ना नंबर के थ्रू, कि बिल्कुल। भाई दीदी माय प्रोफाइल एंड ऑल, आप प्लीज लेट मी नो अगर मेरे लिए कुछ भी हो। तो वो आना लाजमी था। ऑडिशन के नाम पे फेक ऑडिशन भी होते हैं बहुत सारे, ऐसे भी होता है। फेक ऑडिशंस भी होते हैं आई थिंक, पर मुझे लगता है मैंने पैसे लेने बस वेने का। फेक ऑडिशंस का सामना नहीं किया है ज्यादातर। पैसे ले हाँ। पैसे पैसे दे दो, इसे फिल्म में तुम्हारा काम करा दूंगा, इस सीरीज में काम करा दूंगा। अ, पैसे वाले भी कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ कोऑर्डिनेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसे लेके बोलते हैं कि मैं शूट दिलवा दूंगा और उसके बाद फिर आपकी लाइफ बन जाएगी, बहुत सारी चीजें। मेरे साथ एक बार हुआ था। कोई कास्टिंग वाला था, मुझे नाम अभी नहीं याद है, 2019 की बात है, तब मैं बॉम्बे नई नई आई थी। तो उसने मुझसे 3000 रुपीज लिए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था कि मैं आपको एक अच्छा सा टीवी शो दिलाऊंगा और कमीशन लूंगा। तो मैंने कहा भाई पैसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम दिलाना। तो उसने हम्म। बोला था मैं लीड आपको टीवी शो दिलाऊंगा, अगर 3 महीने में नहीं दिलाया तो पैसे वापस कर दूंगा। मैंने हम्म। कहा ठीक है। उसने ये भी कहा था और एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ। और उसने मुझे फिर भेज दिया, 2-3 महीने उसको कोऑर्डिनेट करती रही, फिर हर बार कुछ ना क्या कुछ हो फोटो गया? करा सेंड करती रही। 3 महीना खत्म हो गया। मैं हूँ थोड़ी सी होशियार टाइप की लड़की, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मेरे साथ कोई चीटिंग करे। फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब इसने बोला था, एक भी उसने मेरे से ऑडिशन नहीं मंगवाया उसके बाद। सिर्फ हाँ। पैसे लेके वो करवाता रहा, फोटो भेजते रहिए आप। अलग अलग ग्रुप में भेजती थी, कभी इंडियन, कभी वेस्टर्न, कभी गांव वाली, कभी शहर वाली, वैसे। 6-7 महीने हो गए। मैंने कहा ऐसे तो ये मेरे पैसे नहीं देगा, ना ही मुझे काम देगा। और तब तक मुझे लेडी स्पेशल मिल चुका था। मैंने कहा इससे काम की जरूरत नहीं है मुझे। मैं गई, और वो लकीली उस दिन ऑफिस में था। मैंने बिना फोन किए गई। मैंने कहा ये एग्रीमेंट है आपका, 3 महीने का आपने कहा था कि 3 महीने में पैसे वापस हो जाएंगे अगर काम नहीं मिलेगा। तो बोला कि अरे मेरा जीपे नहीं चल रहा है। मैंने कहा आपके ऑफिस में 5 स्टाफ है, किसी को भी बोलिए मुझे जीपे कर दे, आप उसको कैश दे दो। तो हाँ। मैं वहीं बैठ गई। मैंने कहा पैसे दे दो फिर मैं जाऊंगी, मेरे मुझे काम नहीं चाहिए आपसे। फिर उसने मुझे पैसे दिए और फिर मैं निकली। तो ऐसे बहुत फ्रॉड है, लोगों को मतलब डील करना आई थिंक आना चाहिए। बहुत है ऐसे, बहुत है मेरे ख्याल से जो लोगों से पैसे ले लेते हैं और उनको काम नहीं देते। कल्याणी और आप, लड़के लड़के चले जाते हैं लालच में कि काम मिल जाएगा। हम्म। मैंने आपका इंस्टाग्राम में देख रहा था, तो एक फोटो देख, हाँ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ, वो क्या था हम्म। बताइए। वो उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। एक्चुअली मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें मैं जुड़ी थी जब मैं अपने कॉलेज में 12th में पढ़ती थी। हम्म। हमारे एक प्रोग्राम ऑफिसर थे, रंजीत कुमार सिंह सर। उन्होंने मुझे इसमें जोड़ दिया कि तुम स्पीच अच्छा देती हो, तुम नुक्कड़ नाटक करो, तुम डांस करो, सब करो, एनएसएस के थ्रू करो। हम्म। तो एनएसएस में बेसिकली हम लोग सोशल सर्विस करते हैं। जितने भी छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते, जहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, लोगों के पास मेडिसिन नहीं होते, हम उन गाँव को गोद लेते हैं। हम्म। 7 गांव होते हैं जिन्हें हम गोद लेकर उनके ऊपर काम करते हैं। वहां पे हम प्लांटेशन कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और लोगों को मेडिसिन के लिए भी, जितने भी लोग वहां बीमार पड़ते हैं उनकी देख रेख वगैरह करते हैं। हम्म। ये करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए थे। और मैं ऑल ओवर इंडिया के हर लाइक यूनिवर्सिटी में हमारे कैंप्स भी होते थे जहां हम जाते थे। मेगा कैंप्स, यूथ कैंप्स, एडवेंचर कैंप्स, उसमें जुड़ी रहती थी मैं, तो लोगों को सुनने का भी मौका मिलता था। लास्ट मैंने आरडी परेड किया था। आरडी परेड आपको पता होगा 2014 में राजपथ पे किया जाता है, जिसमें बिल्कुल। बहुत सारे आर्मी वाले होते हैं, जल थल सब सेनाएं होती हैं। तो उसमें भी मैंने 2014 में पार्टिसिपेट किया है। उस परेड के बाद मुझे ये कहा गया था कि तुमने अपना पासपोर्ट बनवा लेना, तुम्हें हम भेजेंगे इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। मैंने कहा कोई लड़की नहीं गई आज तक झारखंड से, मुझे क्या भेजेंगे, मजाक कर रहे होंगे। तो मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे सच में बुलाएंगे। हाँ मैं डांसर अच्छी थी तो मैं परफॉर्म करती थी वहां पे। राष्ट्रपति भवन में भी मैंने परफॉर्म किया है, फिर प्रधानमंत्री हाउस में भी किया है। तो मुझे लगा था बुलाएंगे नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। मुझे 6 महीने बाद कॉल आया कि चाइना के लिए इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, हम तुम्हारा नाम डाल रहे हैं चाइना। हाँ, तो तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है? मैंने कहा पासपोर्ट तो मैंने बनवाया ही नहीं। गिरनीश कुमार टुटेजा जी उस वक्त कोऑर्डिनेटर थे दिल्ली में। तो हाँ। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था, स्पेशली अलग से कहा था कि तुम पासपोर्ट बनवाना, क्यों नहीं बनवाया? मैंने कहा सर मैं, मुझे लगा झारखंड से कोई लड़की जाती नहीं है, गई नहीं है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा। बोले अभी बनवाओ और मुझे वो जो स्लिप आती है रजिस्ट्रेशन वाली, जो हम्म। अप्लाई करने के बाद, वो भेजो। मैंने अप्लाई किया, लेकिन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था, उसके वजह से पेंडिंग में हो गया।
मैंने कहा सर अब तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ट्रिप जाने दो, फिर हम तुम्हें साउथ कोरिया भेजेंगे। एंड देन फाइनल पर मुझे 3 महीने के बाद कॉल आया कि साउथ कोरिया एक ट्रिप जा रही है और तुम्हारा नाम इस साल हम भेज रहे हैं इंटरनेशनल यूथ सेक्शन प्रोग्राम के लिए, तुम जाओ इंडिया को रिप्रेजेंट करके आओ और खूब नाम करो इंडिया का। मैं गई वहां, मैंने परफॉर्मेंस दिया। तो मेरी जो पूरी एक्टिविटीज थी ना, इसे गवर्नमेंट देखती है एक्चुअली, मॉनिटर करती है, वो जो भी वॉलंटियर ये सारी एक्टिविटीज करते हैं उनको मॉनिटर करती है। एंड 2016 में मैंने अप्लाई किया इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए। वो भी मैं नहीं करने वाली थी क्योंकि मेरे झारखंड में किसी भी लड़की को 12 साल में कभी नहीं मिला इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड। मतलब 2000 आई थिंक से शुरू हुआ था ये, और 2016 तक किसी को भी नहीं मिला था इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड। सिर्फ एक लड़के को मिला था जिसका नाम था अंकित पांडे, वो दुमका से थे। तो मैंने कहा भैया मैं अप्लाई करूं? तो बोल रहे बिल्कुल करो, क्यों नहीं मिलेगा तुमको। मैंने कहा किसी भी लड़की को नहीं मिला, इतने सालों से सब लड़कियां अप्लाई करती हैं, मेरा भी रिजेक्ट हो गया तो इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं करो। उसके लिए मैंने पता है 2 बार ब्लड डोनेट किया है। मेरे को ब्लड डोनेट करने में बहुत डर लगता था, मैंने 2 बार ब्लड डोनेशन किया है। एक बार मुझे चक्कर भी आया उस सर्टिफिकेट के लिए, और फिर वो गया फाइल एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। और 2016 में मुझे ये पता चला कि मुझे इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड मिलेगा। तो उस वक्त मैं झारखंड की पहली लड़की थी जिसको इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड मिला था। और फाइनली 16 में आपने वो देखा होगा जो मुझे अवार्ड मिला था, तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और वहां पे मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन को भी लेके गई थी, वो भी बहुत खुश हुई। राष्ट्रपति भवन कैसा होता है वो देख, कभी देखा नहीं ना, मतलब कि राष्ट्रपति भवन सच में होता है कैसे। तो एक अलग वाली फीलिंग थी दैट इज लाइक, ऐसा लग रहा था हाँ हम क्वीन है, और वो वाली फीलिंग आ रही थी। कल्याणी, आगे का क्या प्लान है अब? आगे का, आगे का यही है कि जो अभी जिस फील्ड में हूँ उसी को परस्यू करना है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट इवन बहुत छोटा सा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक और गंगा है एक और पहाड़ है, तो बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि वहां से और लोग भी आए, क्योंकि वहां पे नहीं है। मतलब जब मैं एक्टिंग सीखना चाहती थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत दुख की बात होती है कि मुझे बहुत मन था कि मैं मास कॉम लेके पढूं, पर मेरे कॉलेज में मास कम्युनिकेशन नहीं था। मुझे अगर पढ़ना था मास कॉम तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता करीम सिटी यूनिवर्सिटी, जो मेरे घर से 18 घंटे दूर है। हम्म। बाय ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है जमशेदपुर के लिए। मतलब अगर आपको करीम सिटी यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको पहले आसनसोल जाना पड़ेगा, आसनसोल से एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको जाना पड़ेगा करीम सिटी यूनिवर्सिटी। और वहां पे आपके रहने का खाने का अलग खर्च। तो मैं मास कॉम करना चाहती थी, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहती थी। मेरा ड्रीम था मैं मास कॉम करूँ, मीडिया पढ़ूं, क्योंकि जिस फील्ड में आप हो आपको वही पढ़ने का मन करेगा। लेकिन ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए और ये फील्ड मतलब जो इस फील्ड में मैं हूँ और भी लोग आए हमारे होम टाउन से, ये थोड़ा और लोग बोले हाँ साहिबगंज में भी कलाकार रहते हैं। सिर्फ पहाड़ और माइंस नहीं है वहां पे। तो यही परस्यू करूंगी मैं एक्टिंग को आगे। तो मम्मी क्या कहती हैं, शादी वादी कर लो अब? अरे शादी का तो मत पूछे। मेरी मम्मी इस मामले में बहुत अच्छी है, बहुत कूल है। वो कहती है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा फिर अभी पहली बार, हाँ। ये पहली बार किसी की मम्मी ने ये कहा होगा। मेरी मम्मी कहती है तुम्हें शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं मत करो। कौन अकेले नहीं रहता आज के जमाने में। समझौते वाली जिंदगी से ज्यादा अच्छा है तुम अकेले खुश रहो। हम्म। तो मेरी मम्मी तो फुल मेरे सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट करती है। हम्म। इवन मेरे फैमिली में मेरे 2 बड़े जीजा जी, 2 बड़ी दीदी है, कभी मुझे आई थिंक लगता है मुझे कभी किसी ने शादी के लिए फोर्स नहीं किया। एंड टचवुड मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता कि तुम शादी कब करोगी, तुम शादी कब करोगी। मैं फैमिली फंक्शंस में जाती नहीं हूँ, शादी वादी जो मेरे जब से मासी की लड़की वड़की की शादी हुई मैं नहीं गई, हम्म। क्योंकि मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे। लेकिन जो परिवार वाले होते बेटे। हैं ना, दूर दराज के परिवार, वो बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे अरे शादी कर लो, मिठाई कब खिलाओगी। ऐसे ही खिला देती हूँ मिठाई खरीद के, शादी करने की क्या जरूरत। तो इसीलिए शादी का कोई कोई टेंशन नहीं है मुझे। चलिए, अब आपसे कल्याणी बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब अगली बार आई, बात करें तो फिर कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ फिर मैं कल्याणी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप स्टे दिल्ली ट्यून्ड, फिंगर क्रॉस्ड। हाँ, जब दिल्ली आए तो फिर हम दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर एक शूट करेंगे। आगे डेफिनेट। बहुत बहुत शायद हाँ, शुभ कल्याणी। दिल्ली में आती रहती हूँ, जैसे जब भी आऊंगी मैं प्लीज आपको जरूर बताऊंगी।